आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक रिपोर्ट पर बात करने जा रहा हूं और इस रिपोर्ट का संबंध हमारी फर्टिलिटी रेट से है। टोटल फर्टिलिटी रेट इससे संबंधित है। एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट पर आपको बहुत ही गंभीरता के साथ ध्यान देना है। इस पर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस रिपोर्ट का संबंध कहीं ना कहीं जनसंख्या से है और जनसंख्या का टॉपिक जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से हमेशा ही प्रोमिनेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन मैंने कई एग्जाम में इसके संबंध में दो दो क्वेश्चन भी देखे हैं। दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। और मुझे याद आ रहा है आरएएस 2013 में एक बार शायद इस पर 3 क्वेश्चन आ गए थे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन दो तो 100% आए थे आरएएस 2013 के अंदर। उनका संबंध जनसंख्या से ही था, इसलिए जनसंख्या वाला टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है नमूना पंजीकरण प्रणाली। इस रिपोर्ट के रूप में जानते हैं इसको। यह एक सांख्यिकी रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, मतलब आंकड़ों की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट का नाम क्या? SRS, नमूना पंजीकरण प्रणाली, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब आपको ये विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो रिपोर्ट है ये किस वर्ष की है। ध्यान रखना, इसके आगे 2024 लिखा जाएगा। 2024, क्योंकि हम उस समय की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात सारी? लेकिन ये रिपोर्ट जारी कब हुई है? ये रिपोर्ट जारी हुई है जुलाई 2026 के अंदर। समझ में आई बात सारी? पहले की बात की जाती है क्योंकि अध्ययन पहले का होता है, ठीक है ना। आज हम नहीं कह सकते 2026, आज कैसे करेंगे? 2026 तो चल रहा है। क्लियर होगी ना बात सारी? तो ये थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दिया करें। एग्जामिनर क्या होता है, कई बार आपसे बड़ी छेड़खानी करता है और उस छेड़खानी में क्या है, आपको इतना उलझा देता है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाते हो। इसलिए ये जो आधारिक बातें होती है, जो छोटी छोटी बातें होती है, इनको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना किया करें। क्योंकि वर्तमान में ये जो जेनजी है ये काफी गलतियां करता है इस मामले में, क्योंकि ये स्पीड को पसंद करता है, गति को पसंद करता है। लेकिन यदि आपने अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस गति को एजुकेशन के संबंध में थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी असफलता के कारणों में शामिल हो सकता है ये। तो थोड़ा ध्यान दें। रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। तो भारत के सेंसस कमिश्नर कौन है? मृत्युंजय राव उनका नाम है। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। ये मैं इसलिए बताता हूं बार बार, कई बार आपसे ही पूछ लेता हूं, इसलिए पूछता हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। मृत्युंजय राव, अच्छे तरीके से याद कर लेना इसको। आइए अब मैं रिपोर्ट पर आऊंगा। रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा है? भारत की प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया कितनी है? ये है 1.9। जो TFR है वो 1.9 है। ये 1.9 का मतलब क्या होता है? 1.9 का मतलब होता है कि एक महिला औसतन, एवरेज, अपने जीवन काल में, लाइफ टाइम में, अपने पूरा जो उसका जीवन चक्र होता है में 1.9 बच्चों को जन्म देती है। इसका अर्थ ही होता है, ठीक है। आइए अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, फर्टिलिटी रेट है स्थिर जनसंख्या के लिए क्या हो। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं समझाने की दृष्टि से बात कर रहा हूं।
यदि आपको स्टेबल पॉपुलेशन चाहिए तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो किससे पैदा होता है? फादर और मदर से। कोई बच्चा पैदा होता है तो फादर और मदर से पैदा होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये फादर और मदर, ये कितने हो गए? दो। इन्होंने दो बच्चे पैदा किए, दो बच्चे पैदा किए। तो फादर और मदर कितने हैं? दो। उनके बच्चे कितने हो गए? दो। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सांसारिक सत्य है कि माता और पिता का निधन होगा, ये एक्सपायर होंगे, जीवन काल में ही होंगे, बच्चों के जीवन काल में ही होंगे। तो हमारे समाज शास्त्री ये मानते हैं कि ये दो है, इन्होंने दो को पैदा किया और ये दो अपने जीवन से चले गए, इनकी मृत्यु हो गई, तो इन दो की जगह इन दो ने ले ली। तो जब दो की जगह दो ने ले ली, इसका मतलब जनसंख्या स्थिर हो गई। सिंपल सी बात है, यही हुआ ना, भाई जनसंख्या स्थिर हो गई, भाई दो की जगह दो ने ले ली तो जनसंख्या स्थिर हो गई। लेकिन समाज शास्त्री और हमारे जो वैज्ञानिक है वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि इन दो बच्चों में से किसी एक के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी हो जाए और वह अपने जीवन को पूरा ही ना कर पाए और इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, तो फिर यह सिस्टम बिगड़ जाएगा, यह सिस्टम बिगड़ जाएगा। समझे ना मेरी बात को? इस कारण से समाजशास्त्री ये कहते हैं कि हम इसको एक पॉइंट ज्यादा रखें। क्लियर? तो समाजशास्त्री ये कहते हैं कि स्थिर जनसंख्या के लिए जो स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट है, स्थिर जनसंख्या के लिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये 2.1 होनी चाहिए, 2.1 होनी चाहिए। तो शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है। क्लियर? आइए, तो स्थिर जनसंख्या के लिए मानक प्रजनन दर, स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट फॉर स्टेबल पॉपुलेशन, ये 2.1, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए। लेकिन भारत में कितनी हो गई है? 1.9, 1.9। इसका मतलब हम कम जनसंख्या की तरफ जा रहे हैं, हमारी जनसंख्या कम होगी, इसका अर्थ ये है। आइए, अब राजस्थान की प्रजनन दर, राजस्थान की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? टोटल फर्टिलिटी रेट, ये राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, अन्य स्टेट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो बच्चे जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें ये नहीं पूछा जाएगा। तो राजस्थान की जो प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये है 2.3, 2.3 है। इसमें जो सबसे ज्यादा है वो डूंगरपुर जिले की है और सबसे कम जो है ये श्री गंगानगर जिले की है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम कहें कि उच्चतर टोटल फर्टिलिटी रेट किसकी है भारत के अंदर, तो बिहार की है 2.9। अब आप देख लीजिए 2.1 से कितना आगे चला गया। दूसरे नंबर पर है यूपी 2.6 और सबसे कम लोवेस्ट टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट यह है दिल्ली की 1.2। आप सोच के देखिए। दूसरे नंबर पर है केरल और तमिलनाडु, इनकी 1.3 है। तो शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब यहां पर यदि एरियाज की बात करें, क्षेत्रों की बात करें, तो रूरल एरिया की होती है 2.1 और शहरी क्षेत्र की होती है 1.5। क्लियर? एक क्वेश्चन आया हुआ है, या इस क्वेश्चन की मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं एक समिति के बारे में बात करने जा रहा हूं।
कितने भी एम लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी बता चुका हूं। एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी परिवर्तन समिति गठित की गई है, हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब ये होता है कि भारत में कहीं तो जनसंख्या ज्यादा है और कहीं जनसंख्या कम है, एक अनबैलेंस है, उसको सही करना जरूरी है ताकि नीतियां सही तरीके से लागू की जा सके, पॉलिसीज सही तरीके से लागू की जा सके। इसके लिए एक समिति गठित की गई है, उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी परिवर्तन समिति, डेमोग्राफिक चेंजेस कमेटी, हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस। इसके जो अध्यक्ष है जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, यही याद कर लेना, जरूर आएगा, प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। वर्तमान एग्जाम पैटर्न को देखते हुए कई बार दिक्कत कर जाता है, जैसे यदि आप आरएएस के एग्जाम के रूप में देखते हो इसे, तो आरएएस के एग्जाम को थोड़ा सा पेचीदा बनाने का प्रयास किया जाता है। तो उस संबंध में आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन से इसमें सदस्य है। उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी परिवर्तन समिति में कौन शामिल नहीं है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मैंने अभी बताया, मृत्युंजय राव, दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर समीका रवि, ये इसके सदस्य हैं। तो जो आरएएस में क्वेश्चन बन सकता है वो इसमें इस तरीके से बन सकता है कि उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी परिवर्तन समिति में कौन शामिल नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आपके आया हुआ है ये आईएएस प्री 2011 का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आईएएस प्री 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? भारत की गिनती जनांकिकीय लाभांश, इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला ऑप्शन, यहां 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। बी ऑप्शन, यहां 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। सी ऑप्शन, यहां 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। डी ऑप्शन, यहां की कुल जनसंख्या अधिक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब यह होता है जो प्रोडक्शन में भाग लेते हैं। अब प्रोडक्शन में ना तो बच्चा भाग लेगा और ना ही ओल्ड एज का व्यक्ति भाग लेगा, तो प्रदर्शन में जो भाग लेते हैं वो 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या की है, और ये हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। आपने कई बार देखा होगा कि भारत युवाओं का देश है और प्रोडक्शन में हिस्सा युवाओं का होता है। भारत की जीडीपी को जो बढ़ाने का काम करते हैं वो युवा वर्ग कर सकते हैं। इसी कारण से इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, जनसंख्या से होने वाला लाभ कहते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानते हुए अपने नोट्स में इसे मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के शामिल कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपसे।